प्यारे बच्चों, आज से हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी कि आपके सेकेंड चैप्टर का शुरुआत कर रहे हैं क्लास 11th का। और इसका शुरुआत जब हम लोग कर रहे हैं तो समझिए यहाँ पर कि आज ये फर्स्ट लेक्चर है और हम चाहते हैं कि आप पहले इस लेक्चर में जो जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उस स्लाइड को आप देख लें। देखिए इस तरीके से पढ़ने वाले हैं। पहले हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद एक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे जिसकी मदद से इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ है और इसको पूरा डिटेल करके हम लोग ऐसे कंक्लूजन, ऑब्जर्वेशन और ये सारा चीज हम लोग करने वाले हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को पढ़ने वाले हैं। तो ये अपने पास स्लाइड्स है और इन स्लाइड्स के साथ एक हमारे पास क्वेश्चन भी होगा जिस पर हम लोग बातचीत करेंगे। और सबसे उसके साथ साथ आप इस स्लाइड को ही मत मानना, कई सारा चीज जो होगा वो हम अपने एंड से भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। ओके, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, शुरुआत करते हैं कहानी का। कहानी का शुरुआत होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम है क्या? ओके, अगर आप इसको समझना चाहें तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का अर्थ होता है कि किसी भी एटम का जो इंटरनल संरचना है, जैसे मान लो एक इंसान है तो एक इंसान के शरीर के कई सारे हिस्से हैं, कई सारे भाग हैं। तो उसके शरीर में कौन सा भाग कहाँ है? मान लो कह रहे हो कि शरीर में आंख है, तो आंख कहाँ है? उसका अपना एक पोजीशन है। अगर नाक है तो उसका अपना एक पोजीशन है ना, उसका अपना एक पोजीशन है। मान लो सबका ये पोजीशन डिसाइडेड है। ओके, ऐसा पोजीशन डिसाइडेड है भाई। ओके, तो ये पोजीशन डिसाइडेड है, तो वही चीज हमको करना है कि हमारे पास जो एटम्स हैं वो एटम इंटरनली कैसे दिखते हैं उसके बारे में जानकारी जमा करना है। तो उसका जानकारी जमा करने के लिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में बहुत सारा कहानी जानोगे। इस चैप्टर का कहानी ये भी है कि इस चैप्टर की मदद से आप ये जानोगे कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। इस दुनिया में हम अपने भविष्य में जा सकते हैं, हम अपने पास्ट में जा सकते हैं, हम इस यूनिवर्स के किसी भी कोने में भी जाने का क्षमता रखते हैं अगर हम एक टेक्निक बिल्ड कर लें, एक टेक्नोलॉजी बिल्ड कर लें। वो टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आप थोड़ा सा भी साइंस में इंटरेस्टेड हैं तो आप जरूर जानते होंगे कि अगर हम लाइट के स्पीड से ट्रेवल करें, लाइट के स्पीड से ट्रेवल करें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के रफ्तार से, जिसको हम 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड कहते हैं, है ना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड कहते हैं। अगर आप इस रफ्तार से उड़ने की क्षमता रखते हैं, चलने की क्षमता रखते हैं, तो आप यूनिवर्स के किसी भी कोने में जा सकते हैं, अपने पास्ट में भी जा सकते हैं, अपने फ्यूचर में भी जा सकते हैं। लेकिन वही सवाल है कि इस स्पीड से चलने के लिए अभी तक हम लोगों ने कोई डिवाइस नहीं बनाया है, कोई भी ऐसा मैटर नहीं बनाया। तो यही इसी तरह के ट्विस्टफुल चीज जो है आपको इस पूरे चैप्टर में मिलने वाला है। तो एक एक टॉपिक करके हम लोग पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और ये चैप्टर सिर्फ आपके लिए इतना सा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इस चैप्टर को करके आप 11th कंप्लीट करोगे। आप इस चैप्टर को करके आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप अपने लिए बेस तैयार करोगे और हर तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आईआईटी हो या नीट हो, उसके लिए आप तैयार हो पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इसको थोड़ा सघन तरीके से और डिटेल में इसको पढ़ें। तो आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर में सबसे पहले कहानी का। ये चैप्टर का सबसे पहला कहानी जो है वो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखो बड़ा साफ सुथरा तरीके से पढ़ाएंगे और क्लियर रख करके पेज को पढ़ाया जाएगा। एकदम बहुत ज्यादा लेंदी नहीं किया जाएगा, इसको पेचीदा नहीं बनाया जाएगा, स्मूथ तरीके से पढ़ेंगे। तो हमारे पास डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का बात करना है, ठीक है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, मान लो कोई भी चीज है इस यूनिवर्स में, आप किसी भी चीज का बात कर लेते हो, तो इस दुनिया में जो भी चीज है उसको आप मैटर कहते हो, जिसको आप फील करते हो या जो कुछ स्पेस घेरता है उसको आप मैटर कहते हो। तो हमारे अगल बगल की सभी चीजें मैटर है। और जब हम मैटर की बात कर रहे हैं तो हमारे अगल बगल की जितनी भी चीजें अगर वो मैटर हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास की जो मैटर हैं उनका एक स्मॉलेस्ट हिस्सा होगा। जैसे मान लीजिए कि ये अगर मान लो कि ये अगर अपने पास मान कर चलो ऐसा कि ये अगर एक गोला है तो इसको हम ऐसे बड़ा करेंगे तो ये बड़ा दिखेगा, ठीक है। लेकिन इसको एकदम छोटा करोगे तो छोटा होता जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए एक डॉट की मदद से हम देखो हम एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। शुरुआत तो हम एक डॉट से किए थे,
लेकिन जब वो सारा डॉट एक दूसरे के साथ जुड़ा, एक दूसरे के साथ जुड़ा, तो एक बड़ा सा मैटर बन गया, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो एक डॉट, अब क्या इससे छोटा डॉट हम अभी बना सकते हैं फिलहाल? आंसर है नहीं। हम एक पेन से सिर्फ इतना छोटा डॉट बना सकते हैं, एक डॉट से छोटा हम कुछ भी नहीं बना सकते। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ दिस स्ट्रक्चर। क्लियर है बात? इस स्ट्रक्चर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है हमारा ये डॉट। तो इसी डॉट को, यह डॉट जो सबसे स्मॉलेस्ट है, जिसके कॉम्बिनेशन से ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर बना है, इसी को डाल्टन ने क्या नाम दिया? तो एटम नाम दिया। एटम जो नाम आया है वो एटोमोस नाम के एक वर्ड से आया है। एटोमोस इज अ ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग होता है इनडिविजिबल। इनडिविजिबल यानी एक ऐसा पार्टिकल जिसको ना तो हम तोड़ सकते हैं और ना ही बना सकते हैं। समझ के बात को ना, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, ये अविभाज्य है। ठीक है ना, इनडिविजिबल है, अविभाज्य। तो एटम इस पूरे यूनिवर्स में चाहे कोई भी मैटर हो, उसके लिए सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है वो कौन है? एटम। एटम से छोटा डाल्टन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और उन्होंने बोला कि इस यूनिवर्स में जो सबसे छोटा कण है उसको नाम क्या दिया जाएगा? एटम नाम दिया जाएगा। इससे छोटा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। डाल्टन का यही कहना है। अकॉर्डिंग टू दिस हिज थ्योरी, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एन एटम। ठीक है, इट कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड। इसको ना तो नष्ट कर सकते हो और ना ही इसका निर्माण कर सकते। तो डाल्टन का ये विचार लगभग 60-70 सालों तक लगभग चलता रहा। समझ कर चलिएगा, लोग बड़ा डाल्टन को अप्रिशिएट करते थे क्योंकि डाल्टन वाज द फर्स्ट मैन हु डिस्कवर्ड एटम एंड टॉक्ड अबाउट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स। ये पहले व्यक्ति थे, है ना, जिन्होंने सबसे स्मॉलेस्ट हिस्से की बात की थी और इनको कोई गलत भी साबित करने वाला उस दौर में नहीं था। और इसीलिए डाल्टन ने ये बोला कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड एंड इट इज ए स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, अब जब डाल्टन ये सारा बात बोल चुके थे, डाल्टन काफी सम्मानित हो चुके थे और लोगों के नजर में काफी सम्मान बन चुका था डाल्टन का। तो उसी दौरान, चूंकि एक साइंस है और साइंस में अक्सर नए नए प्रयोग होते रहते हैं और अलग अलग वैज्ञानिक अपना अपना विचार लेकर के आते रहते हैं और हर कोई एक दूसरे को मतलब क्रॉस करने की कोशिश करता है कि क्या सामने वाले व्यक्ति के द्वारा जो दिया गया बात है, जो विचार है, क्या वो सही मायने में सही है या नहीं है। तो इसी विचार को चेक करने के लिए जे थॉमसन नाम के एक वैज्ञानिक है। ठीक है ना, ये जे थॉमसन नाम के एक वैज्ञानिक है जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको कहा जाता है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट मेथड। ठीक है, उन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की मदद से उन्होंने डाल्टन को गलत साबित किया है। अब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया उसको आप समझिए। तो सबसे पहले कैथोड रे एक्सपेरिमेंट का क्या क्या रहा सेटअप, पहले उसको आप जानिए। सेटअप है कि ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ये आपको दिख रहा है, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ये पूरा ये जो ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है। क्लियर है बात? अब इस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या किया जा रहा है कि दो मेटालिक प्लेट लगा दिया गया, एक मेटालिक प्लेट इधर लगा दिया गया और एक मेटालिक प्लेट इधर लगा दिया गया। ठीक है, दोनों मेटालिक प्लेट को लगाया गया और मेटालिक प्लेट को लगाने के बाद इन दोनों मेटालिक प्लेट्स को बैटरी से जोड़ दिया गया, हाई वोल्टेज बैटरी। ये 10,000 से 20,000 वोल्टेज का बैटरी लगभग माना जाता है, हाई वोल्टेज बैटरी। तो ये बन गया, एक हो गया, एक एंड हो गया आपका प्लस और एक एंड हो गया माइनस। यहाँ पर सिंबॉलिक तौर पर देखिएगा, ये आपका प्लस और ये आपका माइनस। ठीक है, तो बैटरी का माइनस, तो बैटरी का माइनस, तो यहाँ पर ना थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है फोटो में, उसको आप सुधार लीजिएगा कि इस वाले हिस्से को क्या कहा जाएगा? कैथोड कहा जाएगा और इस वाले हिस्से को एनोड कहा जाएगा। पॉजिटिव हिस्से से जिसको जोड़ेंगे, बैटरी के प्लस से जिसको जोड़ा जाता है वो एनोड होता है और बैटरी के माइनस से जिसको जोड़ा जाता है वो कैथोड हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है इसको समझना है आपको। इसमें कहानी ये हो रहा है कि हमारे पास ये जो दो प्लेट्स हैं और दोनों को 10,000 वोल्ट वाले बैटरी से जोड़ दिया गया और जब बैटरी को जोड़ने के बाद, अच्छा थोड़ा सा यहाँ पर ना स्पेस रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा स्पेस रखा गया। स्पेस इसलिए रखा गया ताकि अंदर में अगर हीट वगैरह बढ़ेगा
तो हीट को कम किया जा सके, यहाँ से हीट को निकाला जा सके पिस्टन वगैरह के थ्रू, संक्शन वगैरह के थ्रू। ठीक है, तो उसलिए स्पेस रखा गया। अंदर में थोड़ा सा आर्गन भी रखा गया है, आर्गन गैस को। अब क्या हुआ ना कि अब जब एक्सपेरिमेंट को ऑन किया गया, इस सर्किट को ऑन कर दिया गया, तो सर्किट को ऑन करने पर रदरफोर्ड सॉरी जे थॉमसन ये फील करते हैं कि अंदर में बहुत तेज आवाज के साथ, बहुत तेज आवाज के साथ, है ना, ये कलर आपको दिख नहीं रहा, थोड़ा सा अलग कलर लेते हैं, चलो इसको लेते हैं, ये ऐसा अंदर में रेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, ऐसे रेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। और ये रेज प्रोड्यूस हो रहे हैं सिर्फ ऐसे ही नहीं, जनरली ये रेज जब प्रोड्यूस हो रहे हैं तो बहुत तेज आवाज और तेज चमक के साथ, ठीक है ना, ये रेज जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो बहुत तेज आवाज और तेज चमक के साथ, ओके, बहुत ज्यादा साउंड है इनमें और बहुत ज्यादा चमक भी है ना, लश्चर भी इनमें बहुत ज्यादा है। समझ के बात को, ऐसा आप सुने होंगे, आपने देखा होगा थंडरबोल्ट, थंडरबोल्ट कहो तो जब बिजली के बारिश के मौसम में जब बिजली चमकता है बादल से, तो आपने देखा हुआ चमकते हुए, वैसा ही कुछ अंदर में चमक रहा था। तो जे थॉमसन को अब ये थोड़ा सा चैलेंजिंग वर्क मिला। चैलेंजिंग वर्क ये था कि भाई ये जो अंदर में ये जो चमक प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो रेज अंदर में प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये रेज कैथोड प्लेट से प्रोड्यूस हो रहे हैं या फिर एनोड प्लेट से, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि अगर ये रेज प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इन रेज के अंदर में एनर्जी, क्योंकि इनमें चमक है और साउंड है, और अगर एनर्जी होगा तो आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी सबस्टांस के अंदर में अगर एनर्जी पाया जा रहा तो एनर्जी चार्ज के कारण पाया जाता है, विदाउट चार्ज एनर्जी पॉसिबल नहीं है। इस बात को हमेशा दिमाग में रखना। आप ऐसे भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, जब आप हाथ को रगड़ते होगे तो हाथ को रगड़ने पर आपको गर्म महसूस होता होगा, तो हाथ को जब आप रगड़ते हैं तो हाथ में फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, तो उस घर्षण से चार्ज पहले प्रोड्यूस होता है और फिर उसी चार्ज से आपका हीट प्रोड्यूस होता है। समझ के बात को ना, जब हाथ आप रगड़ते हो तो यहां पर ध्यान देना कि वही चीज यहां पर हो रहा कि अगर यहां पर ये रेज प्रोड्यूस हो रहे हैं और एनर्जेटिक है, इसका मतलब इनके अंदर में चार्ज जरूर पाया जा रहा, ठीक है, इनके अंदर चार्ज भी जरूर पाया जा रहा है। तो अब जब चार्ज पाया जा रहा है तो समझिए एक कंडीशन को, चार्ज का जब कहानी क्लियर हो चुका है तो अब सवाल ये बना कि ये कैसे चार्ज है, क्योंकि हमारे पास दो तरह के चार्ज होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। तो अब सवाल ये बना कि ये जो रेज है, ये रेज के अंदर में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, या दोनों प्रकार का है। क्लियर है बात? अब ये सवाल बना, ठीक है, तो इस सवाल को अब जज करने के लिए दो सवाल। पहला सवाल कि ये रेज कहां से प्रोड्यूस हो रहे हैं, कैथोड प्लेट से या एनोड प्लेट से, है ना, कैथोड से या एनोड से। दूसरा सवाल कि क्या दोनों से प्रोड्यूस हो रहे हैं, है ना, मतलब वही कि कहां से प्रोड्यूस हो रहा है, तो कैथोड एनोड या दोनों से। और दूसरा क्वेश्चन कि इनके अंदर में अगर चार्ज्ड एनर्जेटिक पार्टिकल पाए जा रहे हैं तो किस प्रकार से चार्ज्ड है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है या निगेटिवली चार्ज्ड है। अब इसका भी आंसर करना था, तो इसका आंसर करने के लिए अब जे थॉमसन दो तरह के काम किए। आपने अगर बचपन में घिरनी को घुमाया होगा, याद कीजिए कि अगर आप बचपन में घिरनी को घुमाए होंगे, ठीक है, तो घिरनी को जब आप घुमाते हैं तो उसमें जब सामने से हवा लगता है तो घिरनी घूमता है, लेकिन जब पीछे से हवा लगेगा तो घिरनी नहीं घूमेगा। जे थॉमसन ने यही काम किया। पहली बार उन्होंने इस तरफ एक घिरनी लगाया, इस तरफ, ये चेक करने के लिए कि क्या कैथोड, क्या जो रेज आ रहे हैं क्या वो एनोड प्लेट से प्रोड्यूस हो रहे हैं। इस चीज को जांच करने के लिए इस तरफ एक घिरनी लगाया, यहां पर घिरनी लगाया कि अगर मान लीजिए इधर से रेज जा रहा होता तो रेज जा करके इस घिरनी से टकराएगा और घिरनी क्या होने लगेगा, घूमने लगेगा। तो जब इन्होंने लगाया है तो यहां पर घिरनी में किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं आया, घिरनी नहीं घूमा। अब जब घिरनी नहीं घूमा तो स्पष्ट था कि कैथोड प्लेट से किसी भी प्रकार के कोई भी रेज प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। इतना तो क्लियर हो चुका था। और जब इतना क्लियर हो चुका था तो यहां पर अब दूसरा था सवाल कि क्या ये कैथोड प्लेट से प्रोड्यूस हो रहे हैं।
तो अब घिरनी का पोजीशन चेंज किया गया। अब घिरनी को यहां से उठाकर इस तरफ लाया गया, घिरनी को उठा करके अब यहां लाया गया कि क्या इस तरफ से लग रहा। तो घिरनी को जब इधर उठा करके लाया गया और इस बार अब फिर से कनेक्शन को ऑन किया गया, तो रेज जो प्रोड्यूस हुए, वो रेज प्रोड्यूस होने के बाद घिरनी इस बार घूमने लगा। और घिरनी जब घूमने लगा तो ये बात 100% क्लियर हो चुका था कि जो रेज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो रेज सिर्फ वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं? कैथोड प्लेट से प्रोड्यूस हो रहे हैं। वो रेज कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं? कैथोड प्लेट से प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्लियर होगी बात ना? अब इतना कहानी जब क्लियर हो चुका है कि कैथोड प्लेट से ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो एक चीज का तो आंसर मिल चुका था कि यहाँ जो रेज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कैथोड प्लेट से, क्योंकि इस तरफ घिरनी रखने पर ये घिरनी घूमने लगा। तो इतना क्लियर हो चुका था कि ये रेज कैथोड प्लेट से प्रोड्यूस हो रहे थे, और इसी कारण से इन रेज को नाम क्या दिया गया? कैथोड रेज नाम दिया गया। और इसी के आधार पर इस पूरे एक्सपेरिमेंट का नाम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट रखा गया। तो मामला क्लियर हो चुका है इतना। अब इतना क्लियर होने के बाद अब अगला सवाल ये कि जो अंदर में ये चार्ज एनर्जेटिक पार्टिकल हैं जो कैथोड रेज के अंदर पाया जा रहा, तो क्या ये पॉजिटिवली चार्ज है या निगेटिवली चार्ज है या फिर दोनों तरीके से चार्ज है? तो इसको जानने के लिए अब एक नया काम करना था। एक नया काम ये किया गया कि यहां पर देखिए, समझिए बात को, कि अब अगला काम ये किया गया कि इस समझिए बात को कि यहां पर लगाया गया ये जो आपका डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब के ठीक ऊपर में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड में ऊपर में था प्लस और नीचे में था माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके फिर से कनेक्शन को ऑन किया गया और चेक किया गया कि अगर मान लो पॉजिटिवली चार्ज होगा हमारा कैथोड रे, ये जो कैथोड रे यहाँ प्रोड्यूस हो रहा, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ तो निगेटिव एंड की तरफ यानी इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर निगेटिव चार्ज हुआ तो प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। इसी से चेक हो जाएगा कि हमारा ये पॉजिटिवली चार्ज है या निगेटिवली चार्ज है, क्योंकि अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर जब कैथोड रेज प्रोड्यूस हुआ तो ये कैथोड रे प्रोड्यूस होने के बाद, यहाँ से उत्पन्न होने के बाद जो सीधे एकदम जा रहा था, अब वो सीधा ना जा करके प्लस एंड की तरफ अट्रैक्ट होने लगा ऐसे। और जब प्लस एंड की तरफ अट्रैक्ट हुआ तब जे थॉमसन ने बोला कि ये जो कैथोड रे प्रोड्यूस हो रहा है, इन कैथोड रेज के अंदर में निगेटिवली चार्ज पार्टिकल मौजूद है। समझ के बात को ना? और इन्हीं निगेटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन। समझ के बात को? इन्हीं निगेटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? अब इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल पता चल चुका था, तो इसी पर चार्ज कैलकुलेट किया गया, इसी का मास कैलकुलेट किया गया और इसी का चार्ज बाई मास रेशियो कैलकुलेट किया गया। तो आइए अब उन सब चीजों पर चलते हैं कि कैसे, कितना चार्ज है, कितना मास है। आपको एक्सपेरिमेंट का सारा कहानी हम आपको समझा चुके हैं। देखिए सेटअप यहाँ दिखा हुआ है, अगर आपको नोट करना हो तो ये फोटो बना लीजिएगा और नीचे में ये सेटअप है, यानी कंस्ट्रक्शन या जो भी है बनावट, उसको लिख लेना है कि मेटल प्लेट्स आर प्लेस्ड एट टू एंड्स ऑफ अ डिस्चार्ज ट्यूब एंड कनेक्टेड टू अपोजिट एंड्स ऑफ अ हाई वोल्टेज बैटरी। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ आर्गन इज ऑल्सो फिल्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में आपको हम बोले कि ब्राइट रेज आर बीइंग प्रोड्यूस्ड विद अ लाउड साउंड, दीज रेज आर मूविंग फ्रॉम कैथोड प्लेट टू एनोड प्लेट। ओके, आगे साइंटिफिक कंक्लूजन यही कि चमक के साथ और आवाज के साथ तो दे आर एनर्जेटिक। दीज रेज आर जनरेटेड फ्रॉम द कैथोड प्लेट एंड गो टुवर्ड्स द एनोड प्लेट, hence they are called cathode rays. Negatively charged particles are found in these rays because in an electric field they are attracted towards the पॉजिटिव एंड। ये कंक्लूजन रहा एक्सपेरिमेंट का और ये ऑब्जर्वेशन रहा। दो ऑब्जर्वेशन ये रहा और ये कंक्लूजन रहा, ध्यान रखिएगा ना, ये कंक्लूजन और ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, देखिए स्टेप वाइज हम सारा चीज कर रखे हैं। पहले अगर आप नोट भी करोगे तो नोट करने में पहले आपको सेटअप लिखना है, सेटअप के नीचे फोटो बना लीजिएगा जो फोटो बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपका ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है,
ऑब्जर्वेशन के बाद फिर आपका कंक्लूजन, कि ऑब्जर्वेशन जो प्रयोग के दौरान देखा गया क्या क्या, उसके बाद फिर ये कंक्लूजन, और कंक्लूजन के बाद फिर दीज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दीज रेज वर नेम्ड इलेक्ट्रॉन। इनको नाम क्या दिया गया? इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसका सिंबल जो है ई माइनस होता है। चार्ज बाई मास रेशियो जे थॉम्सन के द्वारा निकाला गया है, तो चार्ज बाई मास रेशियो 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। चार्ज बाई मास रेशियो ई बाई एम का वैल्यू है ना, ई बाई एम का वैल्यू। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। और एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी, और अगर ग्राम में लिखेगा तो 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। क्लियर है बात? तो ये हो गया चार्ज, मास और चार्ज बाय मास रेशियो। इतना कहानी रहा इलेक्ट्रॉन को लेकर के। इलेक्ट्रॉन का खोज इसी प्रकार से हुआ। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉम्सन के द्वारा किया गया। किस प्रयोग के द्वारा? तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के द्वारा। क्लियर है बात? अब चलिए, अब आगे कहानी को लेकर के चलते हैं और एक क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ग्राम मास। 1 ग्राम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? तो आपको अभी हम जस्ट बताएं कि एक इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो 9.1 इंटू 10⁻31 केजी है और 28 ग्राम है। तो यहाँ तो 1 ग्राम में ही निकालना है कि कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो बहुत सिंपल सा कहानी है कि मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन का मास अगर इतना है ग्राम में, हमको बताना है कि 1 ग्राम में कितने होंगे। तो सिंपल सा बात है कि इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ग्राम मास 1/9.1 इंटू 10⁻28, यही ना करोगे कि 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम बराबर 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे? तो 1/9.1 इंटू 10⁻28 हो गया, इतने इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसी को आप क्या करोगे? सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करने के बाद 10⁻28 ऊपर गया बाई 9.1 रहा, 9.1 एक 10 आगे ले लिए, 10 के पावर 27 रहा यहाँ पर, है ना, ये हाँ 27 रहा। अब एक और यहाँ पर, अब आगे इसको आपको डिवाइड कर लेना है, डेसिमल हटाओगे तो ऊपर में 100 हो जाएगा, 10⁻27 बाई 91, तो यही डिवाइड कर लोगे तो 1 पॉइंट समथिंग 1.01 समथिंग ऐसे करके 10⁻27 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात ना? तो यही ऐसे ही आप क्वेश्चन बनाओगे और ऐसे ही आपको क्या करना है कि ये आपका टोटल एक इलेक्ट्रॉन के खोज का कहानी हुआ, यानी ये हमारा इस चैप्टर का लेक्चर 1 हुआ। अब एक स्पेशल सूचना ये है आपके लिए कि अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं और आपको 1-to-1 डिस्कशन चाहिए, है ना, 1-to-1 डिस्कशन चाहिए, तो आप जो है मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट में कर सकते हैं कि 1-to-1 डिस्कशन चाहिए, यानी कि आपको एक ऑनलाइन क्लास के तौर पर आपको लाइव आपके साथ जुड़ करके आपको एक होम ट्यूशन के तौर पर अगर आप ये चाहते हैं कि आप पढ़ें, तो आप कमेंट कर सकते हैं और बाकी हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको एनोड रे एक्सपेरिमेंट का थोड़ा सा समरी देंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि प्रोटॉन का खोज कैसे हुआ, और फिर हम लोग रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, जिसकी मदद से हम लोगों को एक एटम का मोटा मोटी मॉडल पता चलेगा और थॉमसन एटॉमिक मॉडल का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।